बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 15 जनवरी है, बुध का दिन है और गज़ा जंगबंदी इस वक्त आखिरी मराहिल में है और किसी भी वक्त गज़ा जंगबंदी अनाउंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने के बाद जो मुआहदे का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है, जिसमें 5 तरामीम करवाई गई हैं और ये तरामीम होने के बाद ये जो इसकी कॉपी है वो हमें मौसूल हो गई है और वो तमाम तर निकात जो है वो मैंने आपके सामने रखने हैं। यहां पर जो फ़लस्तीन की यूं कह लें कि तारीखी जीत हुई है और इनकी तमाम तर शराइत मान ली गई हैं। आज से 2 महीने पहले जब यही मुसव्वदा इनके सामने रखा गया था तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वही तमाम तर शराइत जो कि आज से 2 महीने पहले रखी गई थी अब वो मान ली गई हैं और यूं कह लीजिए कि जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से, हमास की जानिब से अपना एक नैरेटिव रखा गया था, एक जो मुसव्वदा रखा गया था, वो मिनो अन उसमें कोई भी तब्दीली ना लाते हुए जो उनके मेजर निकात हैं वो जनाब वाला तस्लीम हो गए। कैसे, ये मुआहदा क्या है और इसका मुसव्वदा जो तैयार किया गया है उसकी कॉपी वो डिटेल में आपके सामने रखूंगा और फिर जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत हमास की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है वो क्या है, ये भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। और फिर दूसरी जानिब रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर जो उनका दारुल हुकूमत है कीव, उसके ऊपर जो है वो हमला किया गया। तकरीबन 40 से 60 मिसाइलों के साथ हमला किया गया और ये जंग मजीद वर्स्ट सिचुएशन इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जो रूस है वो पेशकदमी कर रहा है और फिर तकरीबन 4 से 5 दिन बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आमद है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो यूक्रेन जंग को बंद कर देंगे और क्योंकि यूक्रेन की जानिब से भी जवाबी वार तो किए जा रहे हैं और हमले भी जारी हैं। जब तक बाइडन हुकूमत यहाँ पर थी और बाइडन भरपूर तरीके से उसको सपोर्ट भी करता रहा और उनको बहुत बुरी तरह से उनको खमियाजा भी इस चीज़ का भुगतना पड़ा और ऑफ कोर्स जो रशिया है उसको भी नुकसान उठाना पड़ा और उसके फौजी जवान और फिर उसके अंदर तक सरायत करने वाले जो मिसाइल हैं वो भी हिट किए गए, जिसका अल्टीमेट नुकसान रशिया को भी हुआ। लेकिन अभी जो वर्स्ट सिचुएशन इख्तियार करती हुई ये जंग दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि रूस की जानिब से अब उनके दारुल हुकूमत को डायरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया गया है। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है वो अभी तक काबू में नहीं लाई जा सकी और इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका और 1 लाख एकड़ का जो रकबा है अमरीकी ज़मीन जो है वो उसकी जद में आ चुका है और फिर तकरीबन 275 अरब डॉलर से 300 अरब डॉलर का अभी तक उनको नुकसान हो चुका है। कैसे, ये तमाम डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें अभी हालिया चंद घंटों के अंदर जो हमास मुआहदे के हर लफ्ज़ की बारीक बीनी से छानबीन कर रही है और ये मैं नहीं कह रहा, जो कान इब्रानी न्यूज़ चैनल है वो रिपोर्ट कर रहा है। उसने कहा ना सिर्फ अल्फाज और मामूली तफसीलात बल्कि हर लफ्ज़ को एक जुमले में जगह देने, उसकी मुख्तलिफ तशरीहात और उसके मतलूबा मानी को भी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इनमें धोखा या फिर हेरा फेरी ना हो। चूंकि गजा में जंग बंदी के ऐलान का इंतजार है और जबरी नकल मकानी के बोझ तले दबे मकीनों की मुश्किलात बदस्तूर जारी हैं और इजरायली काबिज फौज जो है वो इजरायली फौज D5 के इलाके जब्बालिया अल बलाद के अंदर गजा के रिहायशियों से फौरी तौर पर गजा शहर के वस्त में पनागाहों के अंदर मुंतकिल होने का मुतालबा कर रही है। लेकिन जंग के आगाज के बाद पहली बार नेतन्याहू ने अवामी तौर पर ऐलान किया है कि वो इस शर्त पर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तैयार है कि तमाम यरगमालियों को वापस कर दिया जाए। उसने तस्लीम किया कि मुआहदे का मामला दिनों या घंटों का सवाल है। मतलब जो इब्रानी चैनल 12 है वो ये कंफर्म कर रहा है कि नेतन्याहू की जानिब से ये कंफर्मेशन दे दी गई है कि वो ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाने के लिए तैयार है। हाँ, शर्त ये है कि तमाम के तमाम कैदी जो है वो वापस आने चाहिए। अभी जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है, आज रात वो गजा के अंदर जंगबंदी के मुआहदे के हवाले से आला फौजी और सिक्योरिटी हुकाम के साथ हंगामी सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अभी जो मुआहदे के अंदर नई तरामीम हुई हैं और जंगबंदी के ऐलान में ताख़ीर का सबब बन रही हैं, मुआहदे के मुसव्वदे में हालिया तरामीम अहम तब्दीलियों की निशानदही करती हैं, जिसमें 5 तब्दीलियाँ जो हैं वो की गई हैं। वो जो मुआहदा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें बताया गया कि नंबर 1, इजरायली कैदी और पहले दिन के इंतजामात ये किस तरह से होंगे। उन्होंने बताया कि जो इस वक्त इजराइल ने मुआहदे के पहले दिन इंसानी हमदर्दी के मायार पर पूरा उतरने वाले पहले 3 कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया, जैसे कि खवातीन और बुजुर्ग। बाद के दिनों में जारी रिहाई के साथ जवाब में मज़ाहमत ने इंसानी हमदर्दी के मायार पर पूरा न उतरने के बावजूद तबादले के पहले मरहले में 11 में से
9 इजरायली फौजियों को शामिल करने पर इत्तेफाक किया है, और फिर बदले में गजा से उन 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले जिन्हें 7 अक्टूबर के बाद हिरासत में लिया गया था। फिर दूसरा पॉइंट यह है कि जो इजरायली अफवाज हैं उनकी मौजूदगी के हवाले से पहले मरहले के दौरान जिन इलाकों में जो इजरायली अफवाज मौजूद रहने का इरादा रखती हैं वो कुछ मकामात पर 1.5 किलोमीटर से कम करके 500 मीटर और दीगर में 700 मीटर कर दिए गए हैं। खास तौर पर मशरकी सरहद के साथ और मुआहदे में इन मकामात के तफसीली नक्शे और इनखला के मंसूबे भी शामिल हैं। फिर बेघर अफराद जो हैं उनकी वापसी के इंतजामात के हवाले से तीसरा नुक्ता है जिसमें बताया गया कि एक मुआहदा तय पाया कि बेघर अफराद को मर्दों और औरतों के लिए बगैर किसी पेशगी शर्त के शुमाली गजा वापस जाने की इजाज़त दी जाए। कतरी और जो मिस्री हैं उनकी जमानतों के साथ खुसूसी तकनीकी टीमों के साथ गाड़ियों और ट्रकों के लिए महफूज रास्ते को यकीनी बनाया जाएगा। नंबर 4, चौथा पॉइंट इसका यह है कि तामीर नौ और हंगामी इमदाद, मतलब मुआहदे के अंदर तामीर नौ की कोशिशों का फौरी आगाज और गजा के हर खानदान के लिए माली इमदाद का वादा भी शामिल है। पांचवा जो पॉइंट है जिसमें तरमीम की गई और फाइनलाइज हुआ वो रफा क्रॉसिंग है। मुआहदे में पहले मरहले के दौरान रफा क्रॉसिंग को साफ करना और तीसरे मरहले के इख्तिताम तक फिलाडेल्फी रूट को खाली करना शामिल है। लेकिन इन तरामीम की वजह से जंगबंदी के ऐलान में ताखीर हुई है, लेकिन ये एक जामे मुआहदे की तरफ अहम पेशरफ्त की अक्कासी करती है जो कि मज़ाहमत के मुतालबात को पूरा कर रहा है। और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा में हमास के सरबराह डॉक्टर खलीलुल हय्या और इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ियादुल नखाला की शिरकत मुतवक्के है, जिसमें जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात और पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब जनाब वाला इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि जंगबंदी की मौजूदा जो तजावीज़ हैं ये वही हैं जिसे नेतन्याहू ने 8 माह कबल मुस्तरद कर दिया था, और 10 हज़ार फ़लस्तीनियों के मारे जाने और फिर मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के बाद अब वो इसे कबूल कर रहा है। और फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो एंथनी ब्लिंकन है उसने अटलांटिक काउंसिल के अंदर अपनी तकरीर के दौरान दर हकीकत जो उसने कहा कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमास ने तकरीबन उतने ही नए अस्करियत पसंदों को भर्ती किया है जितने उसने हारे हैं, और ये एक पायदार शोरश है और दायमी जंग का नुस्खा है कि उनके पास जो उनकी स्ट्रेंथ मजीद बड़ी है, कम नहीं हुई। मतलब ये इसका कितना फिर नुकसान हुआ, जितने लोग गए उससे ज़्यादा भर्ती हो गए। तो अब जनाब वाले इसके साथ साथ जो जंगबंदी मुज़ाकरात के हवाले से जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हमास की जानिब से बयान जारी किया गया, उसने कहा कि इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास की क़यादत ने फ़लस्तीनी धड़ों के रहनुमाओं के साथ राब्तों और मुशावरत का एक सिलसिला मुनक्किद किया, जहाँ उसने उन्हें दोहा के अंदर जारी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया, और इन राब्तों के दौरान फोर्सेस और धड़ों के रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के दौरान अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए अगले मरहले और इसके तकाज़ों के लिए उमूमी कौमी तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया, और तहरीक की क़यादत और मुख्तलिफ कुव्वतों ने जंगबंदी मुआहदे की तकमील और कैदियों के तबादले तक राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर जोर दिया, जो कि अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। इस उम्मीद का इजहार करते हुए कि मुज़ाकरात का ये दौर वाज़े तौर पर इख्तिताम पजीर होगा। तो ये उनकी जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है। लेकिन अभी जो एक अहम तरीन पॉइंट है जो कि इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से वादा किया था कि वो गजा की जंगबंदी को तोड़ भी सकते हैं और मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद जंग दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। और ट्रंप ने मुबैना तौर पर इसराइल की पेगासस स्पाईवेयर पर से पाबंदियां हटाने और इसराइली आबादकारों और इंतहा पसंदों की हिमायत और मगरबी किनारे के अंदर जो नुमाया ज़मीनों पर कंट्रोल की इजाज़त देने जैसे फ़वाइद की पेशकश भी की है। अब देखना यह है कि क्या ये डॉज होता है या फिर फाइनलाइज करने के बाद जो मामलात हैं वो एक अच्छे और अहम पेशरफ्त की तरफ जाते हैं, और ये जो एक नेगेटिविटी है उसको आगे बढ़ाने की बजाय पॉजिटिविटी को प्रवेल करने का मौका दिया जाता है। तो मैंने कहा ये मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त एक और जो अहम तरीन पॉइंट है, क्योंकि एक तरफ ये मिडल ईस्ट की जंग बंद होने जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने अपने आने से पहले ये अनाउंस किया था कि जब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा तब तक ये जंग बंद हो जानी चाहिए। यूक्रेन को भी इसी तरह से उसकी सपोर्ट जो है वो ख़त्म होने जा रही है, उसने पहले ही ऐलान कर दिया हुआ है, और वो बाकायदा तौर पर जो रशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात का भी ख्वाहा है, और इस हवाले से उसने बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट भी की है। लेकिन अभी जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर हमले जो है वो रूस की जानिब से जारी हैं और ये जंग एक शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, अभी रूस की जानिब से हमला किया गया और हमला करते हुए उन्होंने कीव को, दारुल हुकूमत जो उनका है, उसको निशाना बनाया और उसके ऊपर हमला करते हुए भरपूर तरीके से तकरीबन 40 से 60 जो मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, उनके साथ हमला हुआ।
اور وہاں پر بھرپور طریقے سے انہوں نے ٹارگٹس اپنے اچیو کیے ہیں، اور یہ ایک خطرناک پہلو ہے کیونکہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور جو روس ہے، روس کے ساتھ اس وقت یوں کہہ لیں کہ نارتھ کوریا کے فوجی وہ بھی کئی فوجی وہ وہاں پر مارے جا چکے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران کی سپورٹ بھی اس کے ساتھ ہے، چائنا کی سپورٹ بھی ساتھ ہے، تو وہاں پہ اس کو کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے، یہ نہیں کہ اس کو نقصان نہیں ہوا۔ جب یوکرین کی بیک کے اوپر نیٹو ہے اور نیٹو کی سپورٹ کے ساتھ وہاں پر حملے ہو رہے ہیں تو آف کورس اندر تک مار کرنے والے جو ATACM جو میزائل ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر ہٹ بھی کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹ وہاں پر بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے جو کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ ابھی تک اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکا، اور یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کیلیفورنیا کی جو ان کی اسٹیٹ ہے اور تقریباً تیسری بڑی اسٹیٹ مانی جاتی ہے اور 3 کروڑ اس کی آبادی ہے۔ لاس اینجلس جو شہر ہے وہاں پہ وہ آگ جو لگی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً پہلے 10,000 پھر 12,000 15,000 70,000 اب 1,00,000 ایکڑ تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو آگ ہے وہ پھیل چکی ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکا، جبکہ وہاں پر جو آبادی ہے وہ بھاگ رہے ہیں، لوگ جان بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ تقریباً بتایا یہ جا رہا ہے کہ 275 ارب ڈالر سے لے کر 300 ارب ڈالر تک کا نقصان جو ہے وہ ابھی تک ہو چکا ہے، اور ابھی کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہے۔ ابھی حکومت اس کی آئی نہیں اور پراپر اس نے آفس ہولڈ نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک چیلنج اس کے سامنے ہے۔ جنگیں تو خیر بند ہو رہی ہیں لیکن وہاں پہ جو خمیازہ ہے وہ کس طرح سے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہ بھی اب جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وائی نیٹ جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ اسرائیلی اخبار ہے اس کی جانب سے سٹوری پبلش کی گئی، اس نے بتایا کہ ایرانی آفیشل alleges اسرائیل sabotaged nuclear equipment with explosives، مطلب جو انہوں نے بتایا کہ جو ایرانی آفیشلز ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے، جو کہ اس نے کہا کہ یہ اب جو اسرائیل ہے وہ ایران کے نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو سبوتاج کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اور اس کے اوپر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آگے سے انہوں نے بتایا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا، اور جس طرح سے یہاں پر ہمارے اوپر حملہ ہوگا ویسا ہی بالکل جواب جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا، اس طرح سے کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا جو کہ ہماری ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوگی۔ تو یہ اس وقت کی کچھ عام ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔